भैया कंप्यूटर सब्जेक्ट को बहुत इग्नोर करने वाले अभ्यर्थियों, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने विज्ञापन जारी कर दिया है लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए। जिन बच्चों ने यूपी पैट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, जिन अभ्यर्थियों ने यूपी पैट को क्वालिफाई कर रखा है, वो सभी अभ्यर्थी लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें नीलेट द्वारा ट्रिपल सी जो जारी किया गया सर्टिफिकेट है वो आपका लगना है। तो अगर आपने ट्रिपल सी कर रखा है तभी आप लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक और खास बात यह है कि इसमें सिलेबस में 15 अंकों का कंप्यूटर जनरल नॉलेज दिया जाना है। कंप्यूटर अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे और किस तरह के, किस कैटेगरी, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, चलिए एक नजर डालते हैं इसके सिलेबस पे। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और इन 100 प्रश्नों में से दोस्तों 15 अंक का भाग 2 का कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार पे 15 प्रश्न होंगे जो 15 अंकों के होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आपको ये 15 अंक कंपटीशन में आगे बनाने में मददगार होंगे। तो यहाँ कंप्यूटर जीके के कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, देखिए समझ लेते हैं इसको। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक करेंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, एवं जो भी इनोवेशंस हुए हैं उस पर भी पूछा जाएगा। कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत कंप्यूटर फंडामेंटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के या यूजर्स हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस प्रोटोकॉल का कब क्या यूज किया जाता है, डब्ल्यू का इतिहास क्या है, किसने इंटरनेट की खोज की, किसने डब्ल्यू की खोज की, @ सिंबल किसने लाया, ईमेल किसने बनाया। इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद हार्डवेयर संबंधित जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आईओ डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनपुट एवं आउटपुट पूछा जाएगा, में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस से क्वेश्चंस आते हैं। HTTPS में एस का क्या मतलब है, या फिर HTTP FTP क्या है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है, कि SMTP क्या है। इस तरह के कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इंटरनेट पे फाइल्स एवं डेटा शेयरिंग में मददगार होते हैं, तो इनके बारे में पूछा जाएगा। आईपी एड्रेस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, आईटी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग। कई तरह के गैजेट्स जैसे उमंग ऐप है, कृषि ऐप है, तो ये सभी ऐप आपके किस किस तरह के ऐप प्रयोग में लाए जाते हैं, कौन से ऐप किस काम के लिए, दीक्षा है आपका, और आप ऑनलाइन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं, डिजी लॉकर ऐप है, थीम ऐप है। तो ये जो भारत के ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले ऐप्स हैं इसके बारे में इसमें पूछा जाएगा। ईमेल आईडी को बनाना और ईमेल का प्रयोग संचालन करना, इससे संबंधित भी क्वेश्चंस आएंगे। प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल के संचालन से संबंधित कौन कौन से ऐप्स इसमें लगते हैं, क्या इसमें बेसिक जरूरतें होती हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, एक्सेल के महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। OS ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। डिजिटल वित्तीय उपकरण यानी कि जो फाइनेंशियल टूल्स हैं और उसके एप्लीकेशंस हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस भी रहेंगे। भविष्य के कौशल, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न जो करंट अफेयर्स के हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप तैयार करें क्योंकि उससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी हाल ही में कंप्यूटर का एक क्वाड कोर प्रोसेसर कौन सा विकसित किया गया, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों की तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे तैयारी कर पाए। इसमें मैं आपको कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस निश्चित ही फंसेंगे। तो कंप्यूटर का मूल सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईपीओ, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग। तो इसमें पहला विकल्प सबसे उपयुक्त है, आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर आधारित है कंप्यूटर, और इसका सिद्धांत दिया था चार्ल्स बैबेज ने। इसलिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज। आईपीयू क्या है, इनपुट क्या होता है, डेटा, जो भी हम तथ्य और आंकड़े, चाहे वो गणितीय आंकड़े, अंक हो, संख्याएं हो, टेक्स्ट हो, विजुअल इमेजेस, वीडियोस, या फिर कोई सिंबल्स हो, तो वो इनपुट करना वो कहलाता है डेटा, और उसको कंप्यूटर में प्रविष्ट कराना इनपुट कहलाता है। ठीक है, इस पर कोई कार्य होता है तो वो होता है प्रोसेस, जो कि सीपीयू के द्वारा किया जाता है। और इस प्रोसेसिंग को, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी कहा जाता है। इसके बाद प्राप्त होता है आउटपुट। आउटपुट क्या है, व्यवस्थित तथ्य एवं आंकड़े जिन पे प्रोसेसिंग हो चुकी है, यानी प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त तथ्य एवं आंकड़े आउटपुट कहलाते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर। आप लोग बताइए। देखिए, कंप्यूटर में जनरेशंस को, कंप्यूटर के एवोल्यूशंस को, कंप्यूटर के विकास क्रम को, कंप्यूटर के डेवलपमेंट को 5 पीढ़ियों में बांटा जाता है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, एंड थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। यहाँ पे पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर्स, तीसरी में प्रयोग किया गया था आईसीस, चौथी में एलएसआई या एसआई, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इनका उपयोग किया गया। फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है 1940 से 1954 तक, 1954 से लेकर के 65 या 60 तक। थर्ड जनरेशन 64 से मानी जाती है 72 तक, और चौथी पीढ़ी 1972 से लेकर के अब तक मानी जाती है टिल नाउ। और जो पांचवी पीढ़ी की बात करें, तो जो करंट में जो भी जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, वो पांचवी पीढ़ी। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब्स। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। एनईएक कंप्यूटर का मुख्य दोष क्या था, तो ये ज्यादा उच्च क्षमता की पावर को कंजम करता था, खर्च करता था। अधिक ऊर्जा को खर्च करने वाले कंप्यूटर थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, जो कि भारी होते थे, एक कमरे जैसे आकार, और इसमें ऊष्मा का ज्यादा से ज्यादा ह्रास होता था, पावर कंजम्पशन ज्यादा होता था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, बताइए जल्दी से। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मॉनिटर। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसको कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये 3 हिस्सों में बटा होता है, एएलयू, एमयू और सीयू। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है, गणितीय और तार्किक क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि आपके सभी तरह के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आपका डेटा
रजिस्टर्स में या कैश मेमोरी में या फिर आपका रैम और रोम में स्टोर होता है। ठीक, तो यहाँ पे कैश और रजिस्टर्स इसके हिस्सा होते हैं सीपीयू के। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम मैंने अभी ही बताया, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसको स्किप करते हैं, कमेंट में जरूर बताइए सीपीयू का पूरा नाम क्या है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला कंप्यूटर, भाई पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट है मुंबई में, जहां पे पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारत का। सो यहाँ पे इसका विकल्प सही हो जाएगा CTIFR मुंबई। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है? दशमलव, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टा? कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन केवल मशीन लैंग्वेज को समझती है। मशीन लैंग्वेज क्या है भाई? मशीन लैंग्वेज एक ही है, या तो बिजली ऑन होगी और या फिर बिजली ऑफ होगी, दो ही स्थिति बनती है। तो यहाँ पे ऑन की स्थिति को 1 से दर्शाते हैं, ऑफ की स्थिति को 0 से। तो 2 डिजिट हो गए। कितने डिजिट हो गए भाई? 2 डिजिट। बेस इज 2 डिजिट। दिस इज 0 एंड 1। 0 और 1 दो डिजिट बचे हैं। अब इन दो डिजिट से बनने वाली संख्या प्रणाली को आप बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? यहाँ आपको उत्तर देना है बाइनरी रूप में। किस रूप में होता है? बाइनरी रूप में। अगले प्रश्न पे आते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। एंड सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया जेट ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में क्या इस्तेमाल किया गया? ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल किया जाने लगा इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। फोर्थ जनरेशन में प्रयोग किया जाने लगा आईसी का और संक्षिप्त कॉम्पैक्ट फॉर्म, दिस इज LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया जाने लगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और AI फीचर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा एनालिटिक्स। ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाने लगी हैं पांचवी जनरेशन में। तो यहाँ पे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी पर किस पर आधारित थी? तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। क्या रहेगा विकल्प? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। इंटरनेट की शुरुआत कब मानी जाती है? भाई बताइए, इंटरनेट की शुरुआत कब मानी जाती है? देखिए आपको बता दें, यूएस में एक सुरक्षा एजेंसी थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आरपा। आरपा नेट ने एक नेटवर्क स्थापित किया था जिससे वह अपने गुप्तचरों या फिर सैनिकों के बीच में संवाद स्थापित करते थे। संवाद यानी कम्युनिकेशन स्थापित करते थे। तो ये जो डिवाइसेस नेटवर्क था, ये बाद में आरपा नेट पब्लिकली इंटरनेट बन गया। क्या बन गया? इंटरनेट, जिसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। किसमें? 1969। तो यहाँ पे इसका बी विकल्प सही होगा, 1969। अगले प्रश्न पे आते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे भाई आईपी का पूरा नाम पूछा जाना था, ये शॉर्ट इसका पहले से ही इंटरनेट प्रोटोकॉल इन्होंने कर दिया। इसका पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑलरेडी दिया हुआ है। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है और इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को आप इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तौर पे जानते हैं।
ठीक, तो यहाँ अगर आईपी का पूरा नाम पूछा जाए तो ये रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल आप कह सकते हो, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलता, तो यहाँ इसका फिलहाल बी विकल्प सही रहेगा। ठीक है, और आईपी का पूरा नाम रहेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वेब वर्ल्ड वाइड, या वाइड वेब वर्ल्ड? यहाँ पे www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, पहला ए विकल्प इसका सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। www के जनक कौन है? www के जनक हैं www यानी इंटरनेट, इंटरनेट के जनक कौन माने जाते हैं? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली को www का जनक कहा जाता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। स्टीव जॉब्स मुझे याद नहीं आ रहा। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक संस्थापक हैं, फेसबुक या मेटा। ठीक है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रोम, हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी। यहाँ पे देखिए रोम प्राइमरी मेमोरी होती है जिसका डेटा परमानेंट होता है, स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी है ये रोम, और ये रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क क्या है कि ये भी परमानेंट मेमोरी होती है यानी स्थायी होती है, और ये सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें इसे मास स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। मास स्टोरेज डिवाइस, ये क्या है? मास स्टोरेज डिवाइस भी है। रैम, रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी। डीवीडी भी आपकी स्थायी मेमोरी, का डेटा तब तक नष्ट नहीं होता जब तक आप नष्ट ना करें, लेकिन रैम का डेटा बिजली चले जाने के बाद या किसी भी तरह की बाधा आ जाने के बाद, यानी इंटरप्शन अगर होता है तो रैम का डेटा नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? रैम। अगले प्रश्न पे आते हैं, रोम का उपयोग किस लिए होता है? रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। किस लिए उसका उपयोग करते हैं? डेटा स्टोर के लिए, स्थायी निर्देश, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो इसमें मैन्युफैक्चरर द्वारा इंपॉर्टेंट और परमानेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए जाते हैं तो बोलते हैं स्थायी निर्देश। तो यहाँ रोम का उपयोग स्थायी निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होती हैं, वे हार्डवेयर जिनसे आप कंप्यूटर में डेटा को प्रविष्ट कराते हैं, डेटा प्रविष्ट कराते हैं यानी डेटा की एंट्री करते हैं। तो डेटा एंट्री करने के लिए जिन डिवाइसेस का उपयोग करते हैं उनको आप इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, MICR, OCR, OMR, वेब कैम या कैमरा, साउंड को इंसर्ट करने के लिए माइक, ETC। बहुत सारी अन्य डिवाइसेस जिनसे आप डेटा को एंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब इनमें इनपुट डिवाइस कौन सा होगा भाई? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो आप लोग कमेंट में आसानी से बता सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस होते हैं। कैसे डिवाइस होते हैं? आउटपुट डिवाइस। मैंने सब कुछ बता दिया है, बस आपको कमेंट करके बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है, 15 का आंसर आप लोग कमेंट में लिखें। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? अब देखिए आउटपुट डिवाइस की बात आ गई, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट में लिखिए, कमेंट में बताइए। कमेंट में आपको लिखना होगा 16 और इसके बाद ABCD में से कोई एक। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है? एक प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, भौतिक भाग या डेटा। हार्डवेयर का मतलब है फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के वे सभी भौतिक उपकरण जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ये आपके यांत्रिक
या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? भौतिक भाग। क्या है? भौतिक भाग। जबकि प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डेटा, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो मशीन प्रोग्राम का समूह है, हार्ड डिस्क, केबल। ठीक है, मशीन भौतिक पार्ट्स होता है, हार्ड डिस्क भौतिक पार्ट्स होता है, केबल यानी तार भी हार्डवेयर है। प्रोग्राम का समूह, इंस्ट्रक्शंस का सेट जो होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह है प्रोग्राम कहलाता है। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पे बी इसका सही विकल्प है, प्रोग्राम का समूह। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का उदाहरण कौन सा है? एमएस वर्ड, विंडोज, क्रोम, एक्सेल। देखिए एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसके बाद क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? क्रोम वेब ब्राउजर। ये भी एक तरह का वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वर्ड प्रोसेसर भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज हुआ, लिनक्स हुआ, यूनिक्स है, OS2 है, ठीक है, मैक ओएस एंड मैक ओएस है। तो ये सभी क्या है? ये, और मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में जो इस्तेमाल होता है एंड्रॉयड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिवाइसेस को और सॉफ्टवेयर को दोनों को ऑपरेट करने के लिए प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और ये लिनक्स, यूनिक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो विंडोज जहाँ पे इसका उदाहरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हानिकारक प्रोग्राम या डिवाइस? कंप्यूटर वायरस एक तरह के माल इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि दूसरे डिवाइसेस को या डेटा को या हार्ड डिस्क को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हानिकारक प्रोग्राम या डिवाइस? तो आपको मैं विकल्प बता ही दिया है, हानिकारक प्रोग्राम। क्या होते हैं? हानिकारक प्रोग्राम, मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड एक ओएस यूटिलिटी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? पहले भी बताया मैंने, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की गति मापी जाती है। कंप्यूटर की गति काय में मापते हो? बिट, बाइट, हर्ट्ज, केजी। जो कंप्यूटर की गति है, स्पीड की बात करें तो वो हर्ट्ज में मापी जाती है। जैसे कि आपका जो सीपीयू है, सीपीयू प्रोसेस करता है, की जो गति होती है वो होती है गीगाहर्ट्ज में। जैसे 2.1 GHz, ये लिखा हुआ देखा होगा अपने अपने स्मार्टफोन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो GHz है ये होता है गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज, यहां से कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। 1 KB बराबर होता है, 1 KB का मतलब है किलोबाइट। भाई मेमोरी क्या होता है? डेटा स्टोरेज करने के लिए, डेटा स्टोरेज करने के लिए जो स्पेस प्रयोग किया जाता है, उस स्पेस को मेमोरी बोलते हैं। और मेमोरी की मानक इकाइयां, जो मापने की इकाइयां हैं, वो क्या हैं? तो कंप्यूटर का जो मेमोरी, जो मशीन लैंग्वेज है, उसमें 0 और 1 दो डिजिट होते हैं, इसको बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट। और इसी के 8 बिट जब एक समूह में होते हैं तो ये एक बाइट बनाते हैं। यहीं से आपकी मापन इकाइयां शुरू होती हैं, बाइट से। तो कंप्यूटर की जो मानक सबसे छोटी इकाई है वो है बाइट। अब एक 2 पावर 10 पे जाकर के कन्वर्जन होगा। तो 2 पावर 10 का मतलब हो गया 1024। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, 1 KB। ठीक,
और 1024 किलोबाइट केबी के बराबर होता है 1 MB, 1 मेगाबाइट। 1024 MB बराबर होता है 1 GB, गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है 1 TB, 1 टेराबाइट। ठीक, तो यहाँ पे 1 KB बराबर होता है कितने के? 1024 बाइट के। कितने के? 1024 बाइट के। ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? ईमेल आप सभी परिचित हैं। आज आप कोई भी काम करेंगे, ऑफिस संबंधी, स्कूल में एप्लीकेशन देने संबंधी, या फिर कोई ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, तो आपको कंपलसरी मांगा जाता है आपका पर्सनल जीमेल अकाउंट। ठीक है, तो जीमेल अकाउंट के लिए आप सर्विस का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं जीमेल। जीमेल सेवा का उपयोग करते हैं, और यहाँ पे इस जो सुविधा है इसको बोला जाता है ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पत्राचार करने की सुविधा है। ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? गणना, चित्र बनाना, संदेश भेजना या गेम खेलना। तो सही विकल्प इसका क्या होगा? संदेश भेजना। संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? भाई चार्ल्स बेबेज ने शुरुआत में कुछ कंप्यूटर का निर्माण किया जिसका नाम था एनिएक। एनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये एनिएक जो था ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर का समूह है, कंप्यूटरों का समूह है, डेटा है, प्रोग्राम है। तो यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा आप अगर बताएं तो होती है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आपस में जुड़े कंप्यूटर्स के समूह को, आपस में जुड़े कंप्यूटर के समूह को जिनसे आप डेटा का आदान प्रदान या डिवाइसेस को शेयर करते हो या संसाधनों को साझा करते हैं, नेटवर्क कहलाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सॉफ्ट यहाँ पे कंप्यूटरों का समूह, कंप्यूटरों का समूह है। लैन का पूरा नाम क्या है? लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर जिसपे आप मॉनिटरिंग करते हो, देख पाते हो, कोई भी काम जो आप कंप्यूटर पे चल रहा होता है उस प्रोसेस को देख पाते हैं, तो ये मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। कैसी है? आउटपुट डिवाइस। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए टच मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो वो होगा इनपुट आउटपुट, क्योंकि उसमें दोनों काम होते हैं। टच करके आप उसमें इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी आप देख पाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल है मॉनिटर, इसका सही विकल्प होगा आउटपुट डिवाइस। स्कैनर किस लिए प्रयोग होता है? स्कैनर का उपयोग करते हैं आप डेटा को इनपुट करने के लिए, हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में तब्दील करने के लिए इनपुट का उपयोग किया जाता है स्कैनर का। एंड इसके बाद आता है कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, मशीन भाषा या फ्रेंच? कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन भाषा को समझता है, यानी 0 और 1, ऑन और ऑफ की स्थिति को ही समझता है। तो कंप्यूटर में केवल मशीन भाषा समझ में आती है। वेबसाइट की यूनिक पहचान क्या है? कोई भी वेबसाइट अगर है तो उसका वेब एड्रेस होता है, वेब एड्रेस उसका URL होता है, उससे ही पहचान होती है। URL को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इससे किसी भी वेबसाइट की पहचान होती है, ये यूनिक होता है। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प रहेगा URL। अगर बात की जाए किसी भी डिवाइसेस की जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसकी पहचान के लिए होता है IP एड्रेस। ठीक,
हर वेबसाइट एक डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग करती है, इसको डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस के अंतर्गत पहले शुरुआत में प्रोटोकॉल का नाम रहता है, तो यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल है। एंड इसके बाद आता है आपका वेब एड्रेस, वेबसाइट का पता इस .com .au.in.org.edu, ये सभी डोमेन नेम होते हैं। तो ये जो डोमेन नेम है ये परचेज किए जाते हैं और ये पूरा सिस्टम डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। Ctrl+C का उपयोग, अगर आपको डेटा को कॉपी करना है तो आप प्रयोग करते हैं Ctrl+C का, तो यहाँ C विकल्प सही होगा, कॉपी। Ctrl+V का उपयोग, Ctrl+V का उपयोग कॉपी या कट किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक, कट या कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए। इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट ब्राउजर यहाँ पे विंडोज, एंड्रॉयड, क्रोम, लिनक्स, 4 ऑप्शन दिए हैं। विंडोज, एंड्रॉयड और लिनक्स ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, जबकि क्रोम एक इंटरनेट ब्राउजर है। क्रोम पे आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्या है? ओएस, ब्राउजर, सर्च इंजन या सॉफ्टवेयर? गूगल क्या है? गूगल एक तरह का सर्च इंजन है, एक ऐसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जिसके द्वारा आप किसी टर्म्स के आधार पे अन्य उससे रिलेटेड वेबसाइट्स या डेटा को फाइंड करते हैं, उस वेब एप्लीकेशन को सर्च इंजन कहा जाता है। और गूगल यही काम करता है। गूगल पे आप कोई भी चीज डालो, कोई भी टर्म्स डालोगे, कोई भी शब्द लिखोगे तो उसको आप ब्राउज कर सकते हो। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। कंप्यूटर बूटिंग का अर्थ है, कंप्यूटर बूटिंग, बूटिंग से मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन करना और डेटा जो हार्ड डिस्क में है आपका, उस हार्ड डिस्क का डेटा यानी सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज रैम पे लोड करना, लोडिंग या बूटिंग कहलाता है। तो बूटिंग क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्टअप बायोस को रन करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रन करता है और ये सारी चीजों को चेक करता है कि आपकी सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जुड़ी हैं कि नहीं। एंड इसके बाद इसके प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से रैम पे लोड कर देता है, ओएस के बेसिक फाइल्स को। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग। तो यहाँ पे कंप्यूटर बूटिंग का अर्थ है बंद करना, चालू करना, रीस्टार्ट या सेव। तो यहाँ पे चालू करना इसमें सही विकल्प रहेगा, चालू करना। ठीक है। यहाँ पे रीस्टार्ट क्या होता है? वार्म बूटिंग होता है, वार्म बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर पहले से चालू था, आपने उसको बूट कर दिया, ये वार्म बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना कहलाता है कोल्ड बूटिंग या कोल्ड बूटिंग। अगले प्रश्न पे आते हैं, बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम मैंने आपको बताया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव इनपुट डिवाइस है, आउटपुट स्टोरेज या प्रोसेसिंग डिवाइस। तो पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। कैसी है? स्टोरेज डिवाइस, जिसपे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, आईओ डिवाइसेस, क्योंकि इनसे डेटा आप स्टोर भी कर सकते हो आउटपुट के रूप में और इनपुट के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कंप्यूटर में चित्र का फॉर्मेट कौन सा है? अगर आप कोई चित्र या इमेज बनाते हैं तो इसमें कंप्यूटर में उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जॉइंट ग्राफिक्स है यहाँ पे, तो जेपीजी एक इमेज का फॉर्मेट है। डॉग जो है वो एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। MP3 एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है। क्या होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रन करते हैं। तो यहाँ पे जेपीजी क्या है? एक कंप्यूटर में चित्र का फॉर्मेट है। अन्य फॉर्मेट है इसके .png, .gif। ठीक है, तो ये सभी इसके इमेज के फॉर्मेट होते हैं।
कंप्यूटर में ध्वनि का फॉर्मेट, अभी मैंने आपको बताया, इसमें कंप्यूटर में ध्वनि का फॉर्मेट होता है WAV .mp3। तो यहाँ पे ये जो विकल्प दिया है .mp3, ये सही विकल्प। डाटा का सबसे छोटा यूनिट क्या है? डेटा का सबसे छोटा यूनिट है बाइट, बिट, केबी, एमबी। यहाँ पे बिट दिया है तो आपको बिट ही सही लगे ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि बिट से ही बाइट बनता है और बाइट से ही केबी एमबी बनता है। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है? बिट। अगर बिट नहीं दिया तो बाइट करेंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड, एक्सेल, पेंट, नोटपैड। वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। पेंट क्या है? ड्राइंग एप्लीकेशन है, आप ड्राइंग तैयार करते हैं। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। लेकिन एक्सेल की यहाँ पे बात करें तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे सही विकल्प क्या है? एक्सेल। कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है? हार्डवेयर, यूजर, सीपीयू, प्रिंटर। कंप्यूटर यानी सीपीयू को निर्देश देने का काम कौन करता है? यूजर करता है। यूजर निर्देश देता है। यूजर निर्देश देता है तभी वो निर्देश सीपीयू को प्रोसेस के लिए जाते हैं और प्रिंटर उसके द्वारा प्रिंट भी किया जाता है, ठीक है। तो यूजर यहाँ पे सही विकल्प है। आपके मोबाइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, तो वो क्या है? एंड्रॉयड क्या है? एक हार्डवेयर, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप। तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया है क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का आउटपुट किस रूप में मिलता है? कंप्यूटर का आउटपुट सूचना, निर्देश, गणना या प्रोग्राम। कंप्यूटर का आउटपुट मिलता है सूचना के रूप में। भाई देखिए, जब आप कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट कराते हैं, इनपुट करते हैं, तो इसको बोलते हैं आप डेटा या इनपुट। एंड इसके बाद आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद में प्राप्त होता है आउटपुट। प्रोसेस के बाद प्राप्त होता है आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट को आप सूचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचना, इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा इज इंफॉर्मेशन, यानी प्रोसेस किया गया डेटा ही इंफॉर्मेशन होता है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस कौन करता है? रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रोम। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है, यानी सीपीयू का। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंप्यूटर के सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पे? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ। क्या है? आईपीओ के सिद्धांत पे काम करता है कंप्यूटर। सोशल मीडिया का उदाहरण बताइए भाई। एमएस वर्ड, व्हाट्सएप, विंडोज, लिनक्स। विंडोज और लिनक्स ओएस के हैं और एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया का एग्जाम्पल है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? सोशल मीडिया है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 8086, इंटेल 4004, पेंटियम कोर i3। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इंटेल 4004 ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था। कंप्यूटर थकान रहित क्यों होता है? कंप्यूटर में कोई फटीग नहीं होती, कोई थकान नहीं होती। क्यों? इसमें मनुष्य नहीं, मशीन है, निर्देश के अनुसार कार्य करता है, या सभी? तो यहाँ पे देखिए, इसमें मनुष्य नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये मशीन है। तीसरा, ये निर्देश के अनुसार काम करता है, ठीक है। तो ये इसके सभी विकल्प सही है। कंप्यूटर थकान रहित क्यों होता है? क्योंकि इसके सभी विकल्प सही हैं। और ये 50 प्रश्न आपको बहुत मददगार होंगे आपके आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। अगर आप वीडियो पे लाइक करते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। इंटरनेट, ई कॉमर्स, डिजिटल बैंकिंग, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स एंड ईमेल से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये मैं बाइलिंगुअल लेकर आया हूं। आपके क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। अगर आपको आसानी होती है इंग्लिश में समझना तो आप इसे समझ सकते हैं, और फिलहाल मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के चल रहा हूं। तो पहला प्रश्न है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? URL stands for Uniform Resource Locator।
यूआरएल क्या होता है? जब आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो उसको आपको एड्रेस बार में टाइप करना होता है, और एड्रेस बार में आप पूरा लिखते हैं https स्लैश, और पूरी वेबसाइट का आपका एड्रेस होगा, वेबसाइट का नाम होगा, इसके बाद डोमेन नेम होगा, .in हो सकता है, .uk हो सकता है, .ek हो सकता है, एंड इसके अलावा अगर आप कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कॉमर्शियल रहेगा, .com .org रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .edu रहेगा एजुकेशन के लिए। तो ये डोमेन नेम होते हैं। ये पूरा डोमेन नेम सिस्टम के अंतर्गत नाम लिखा जाता है, और इस पूरे नाम में जो यूनिक एड्रेस होता है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है, इसे यूआरएल कहते हैं। आपको यही यूआरएल डालना होता है, इसी को आप वेब पता भी कहते हैं, वेब एड्रेस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारत में निम्न में से कौन सा सरकारी डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म है? भैया सरकारी डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म से मतलब है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपकी पहचान होती है। तो इंस्टाग्राम भैया सरकारी रूप से इंस्टाग्राम से पहचान नहीं होती है, वो क्या है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है। तो इंस्टाग्राम तो गलत हो गया। अब बचा फेसबुक, तो ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पे आप आईडी तो बनाते हैं लेकिन लोगों से जुड़ने के लिए। ट्विटर, कुछ फेक आईडी भी बनाते हैं। ट्विटर एक्स, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन डिजी लॉकर की बात करें तो यहाँ पे आप अपने दस्तावेज रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, और यह आपकी पहचान को दर्शाता है। सपोज दैट आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और पुलिस ने आपको रोका, तो आप डीएल जो ड्राइविंग लाइसेंस आपने डिजिटल रूप में रखा है उसको दिखा सकते हैं। आरसी आपने रखा है तो उसको आप दिखा सकते हैं। तो ये डिजी लॉकर आपके पहचान पत्रों के रूप में भी काम करता है, क्योंकि यह आधार से आपका जुड़ा हुआ होता है, तो आधार के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनईएफटी का संबंध किससे है? एनईएफटी क्या है? फंड ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें ₹2 लाख तक की सीमा रहती है, और 2 लाख तक में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको बैच प्रोसेसिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करना होता है। बैच प्रोसेसिंग के मतलब कि एक साथ आप कई बल्क में एक साथ है ट्रांजेक्शन करते हैं, बल्क ट्रांजेक्शन करते हैं, वो भी बैच में। ठीक है, तो ये एनईएफटी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके द्वारा आप फंड ट्रांसफर करते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? भाई देखिए, ईमेल से संबंधित 3 प्रोटोकॉल आपको याद रखने हैं। पहला एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपके द्वारा तैयार किए गए ईमेल को सेंड करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और दूसरा होता है पीओपी। पीओपी जो कि आपके द्वारा रिसीव किए गए मेल्स को जांचता है। तो यहां से आप भेजने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग करते हैं और प्राप्त करने के लिए पीओपी का प्रयोग करते हैं। तो बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एंड इन दोनों पे सर्वर पे, वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, आपके ईमेल सर्वर पे चेक करने के लिए, ईमेल सर्वर पे एक्सेस करने के लिए ईमेल को होता है IMAP। IMAP, इसके द्वारा ईमेल सर्वर पे आपकी ईमेल्स को चेक किया जाता है। अगला है FTP। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट पर कोई भी फाइल्स ट्रांसफर करते हैं या इधर से उधर भेजते हैं, तो इसको ये मॉनिटर करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो वेब या इंटरनेट के लिए उत्तरदायी होता है। इंटरनेट इसी के माध्यम से आप चलाते हैं इस प्रोटोकॉल के जरिए।
ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, तो आपको यहाँ पे सही विकल्प है आपका SMTP। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो निशान लगा है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसके लिए है। आपका उत्तर क्या रहेगा, ईमेल प्राप्त करने के लिए, सॉरी यहाँ पे आपको POP का सही विकल्प होगा, ठीक है, POP सही विकल्प होगा। यहाँ पे ध्यान देना, ईमेल प्राप्त करने के लिए या भेजने के लिए। प्राप्त करने के लिए पूछा है तो POP3, भेजने के लिए पूछा गया तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आगे बढ़ते हैं। डिजिटल बैंकिंग में OTP का अर्थ क्या है? OTP स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है OTP का मतलब? वन टाइम पासवर्ड। एक अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? भाई देखिए, ट्विटर, फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है ट्विटर, फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम, इनमें से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो याद रखिए, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये तीनों ही आपके सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। जबकि जीमेल क्या है, एक ईमेल प्रोवाइडेड कंपनी या ईमेल प्रोवाइडर है। ईमेल की सेवाएं देने वाली कंपनी, ईमेल सेवाएं देने वाला है, तो ईमेल सेवा प्रदाता है जीमेल। तो यहाँ पे ईमेल कम्युनिकेशन के लिए तो इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने प्राइम सदस्यता शुरू की? विच ई कॉमर्स कंपनी स्टार्टेड प्राइम मेंबरशिप? स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये सभी के सभी ई कॉमर्स साइट है। कौन सी साइट है भाई? ई कॉमर्स साइट्स, यानी कि यहां से आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या डिजिटल रूप में व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। ये कंपनीज क्या करती हैं? B2C और B2B पे काम करती हैं। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ये एक थोक विक्रेता से सामान लेकर के रिटेलर को बेचने का काम भी करती हैं। दूसरी ओर ये विक्रेता से यानी रिटेलर से आम कंज्यूमर या सिटीजन को रिटेल में बेचती हैं। तो यहाँ B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस। प्राइम सदस्यता किसने शुरू की? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अमेजन ने सबसे पहले प्राइम सदस्यता शुरू की। यूपीआई के लिए कौन सा ऐप उपयोग होता है? आप एक चीज और जरूर करें कि कमेंट में बताएं कि आप इनमें से किस ई कॉमर्स कंपनी का ज्यादा उपयोग करते हैं। यूपीआई के लिए कौन सा ऐप उपयोग होता है? व्हाट्सएप, ट्विटर, भीम या पेटीएम। व्हाट्सएप क्या है? एक चैटिंग या मैसेजिंग ऐप है, से आप कम्युनिकेशन करते हैं। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग अकाउंट के लिए यूज होता है, माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है। एंड भीम क्या है? एक यूपीआई अकाउंट होता है, यूपीआई के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि पेटीएम क्या है? एक वॉलेट है, या आप कह सकते हो कि माइक्रो पेमेंट ऐप है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है? सी इसका सही विकल्प रखना है, भीम ऐप। HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP का पूरा नाम क्या है? मैंने पहले ही बताया, आप जरूर बताएं, कमेंट में बताएं HTTP का पूरा नाम। कमेंट में आपको बताइए HTTP का पूरा नाम क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोसेस, हाईटेक टेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे इसका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा कि बी विकल्प कौन सा होगा? बी विकल्प सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही विकल्प होगा, HTTP का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस मीन्स। ई गवर्नेंस, ई शासन का अर्थ है। ई शासन से क्या मतलब है? प्राइवेट सर्विस, मैनुअल गवर्नमेंट वर्किंग, एमटी वेबसाइट क्रिएशन, गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। देखिए, ई शासन भारत सरकार या किसी भी
देश की सरकार के द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अपनी सेवाएं ऑनलाइन या डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जाता है। इनको ई सर्विसेज कहते हैं। और अगर ये सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा है तो ई गवर्नेंस सर्विसेज कहलाती है। ई गवर्नेंस सर्विसेज के अंतर्गत जैसे आप देखते हैं कि आपका आय, जाति, निवास ये बनाना है तो आपके लिए ये होता है। भूलेख अभिलेख देना है, खसरा खतौनी निकालनी है तो भी आपका यह उपयोग में आता है। ठीक है। डायरेक्ट आपको पीएम सीएम महोदय को अगर कोई लिखित में शिकायत देनी है या कोई सजेशन देना है तो पीएम पोर्टल पे जाकर के आप दे सकते हैं। किसान की सेवाएं लेना है तो किसान कई तरह की सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये सभी ई गवर्नेंस के मीन्स होते हैं। प्राइवेट सर्विस के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैनुअल गवर्नमेंट वर्किंग यानी फाइल और डॉक्यूमेंट के माध्यम से तो नहीं है। ओनली वेबसाइट क्रिएशन, केवल वेबसाइट बनाना ई शासन नहीं होता। गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके गवर्नमेंट की सेवाएं प्रदान करना या प्राप्त करना ई गवर्नेंस कहलाता है। फिशिंग क्या है भाई? फिशिंग, व्हाट इज फिशिंग? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं फिशिंग क्या है। मछली पालन? बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन गेमिंग? तो ये भी नहीं है। रियल ईमेल वेरिफिकेशन? ये भी नहीं। लीगल सॉफ्टवेयर अपडेट? तो लीगल सॉफ्टवेयर अपडेट भी फिशिंग के अंतर्गत नहीं आता। फेक ईमेल टू स्टील डेटा? एक तो आखिरी यही बचा है। और दूसरा ये क्या है कि फिशिंग इसी को कहते हैं जब आपका कोई व्यक्ति इंटरनेट पर आपसे कुछ डेटा लेकर के या डेटा भेज दे, कोई पीडीएफ वगैरह भेज दे और आप उसको डाउनलोड कर लें और फिर वो आपको एक ऐप के माध्यम से आपका जरूरी डेटा है वो अपने सर्वर पे अपलोड कर लेता है। तो इसको डेटा को चोरी करना कहते हैं। तो डेटा चोरी करके आपके द्वारा कोई लाभ प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। तो फेक ईमेल टू स्टील डेटा, डेटा चोरी करने के लिए फेक ईमेल भेजा जाना फिशिंग है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या है? डेकोरेशन, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, सिग्नेचर, एडवर्टाइजमेंट। डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य होता है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज हैं उसका ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण करना या अधिकृत करना। जैसे कि आपका CCC का जो सर्टिफिकेट आता है उस पे ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल साइन रहते हैं और ये आपको इनेबल भी करना होता है। IMPS सर्विस इज अवेलेबल। IMPS सेवा कब उपलब्ध होती है? IMPS सेवा इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम जो है वो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट यानी कि त्वरित पेमेंट सिस्टम, त्वरित भुगतान सेवा। भाई ये इमीडिएट पेमेंट सिस्टम कब से कब तक चालू रहता है? IMPS सेवा कब उपलब्ध होती है? 9 बजे से 5 बजे तक ओनली वर्किंग डेज में, या 24/7 या बैंक आवर्स। तो कब होती है? तो इसका आपको ध्यान रखना है। इंस्टेंट इमीडिएट पेमेंट सिस्टम इंस्टेंटली वर्क ऑल ओवर 24/7 डेज, 24 आवर्स एंड 7 डेज ये काम करता है IMPS। आपका जो भीम ऐप या किसी भी पेमेंट ऐप के माध्यम से जो भी भुगतान होता है वो IMPS के द्वारा ही होता है। निम्न में से कौन ई कॉमर्स का उदाहरण है? Which among the following is an example of e-commerce? Facebook, Wikipedia, Gmail, Amazon.in। ई कॉमर्स के लिए देखिए फेसबुक, विकिपीडिया, जीमेल ये तीनों ही क्या हैं आपके विकिपीडिया, फेसबुक ये आपके ई कॉमर्स के उदाहरण नहीं है। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। विकिपीडिया आपका एक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइट है। जीमेल एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया है। विकिपीडिया क्या है? एक एनसाइक्लोपीडिया है। जीमेल क्या है? जीमेल प्रोवाइडर है। ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर जीमेल। बट Amazon.in क्या है? एक ई कॉमर्स का उदाहरण है Amazon.in।
यहाँ पे आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, वही ई कॉमर्स है भाई। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से व्यवसाय करना, विपणन करना। यूआईडीएआई का संबंध किससे है? यूआईडीएआई भाई बताइए। जीएसटी, आधार, पैन, वोटर आईडी। जो आपका आधार होता है वो आधार कार्ड आप बनवाते हैं यूआईडीएआई के माध्यम से। इसे जारी करने वाली संस्था है यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिटी। क्या रहेगा भाई? यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये रहेगा। एंड यहाँ पे थोड़ा भी चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी, यूआईडीएआई का संबंध किससे? जीएसटी, आधार, पैन, वोटर आईडी। तो यूआईडीएआई का संबंध किससे है? आपका आधार से है, आधार से। ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का अर्थ है। ईमेल में रिप्लाई ऑल का मतलब होता है एक साथ कई मैसेजेस को रिप्लाई देना। तो यहाँ पे रिप्लाई ऑल का मतलब है रिप्लाई टू ऑल रेसिपिएंट, सभी प्राप्तकर्ताओं को रिप्लाई करना। ईमेल में रिप्लाई ऑल का अर्थ होता है रिप्लाई टू ऑल रेसिपिएंट। Which of these is not an e-governance initiative? इनमें से कौन ई शासन पहल नहीं है? उमंग, डिजिलॉकर, ट्विटर, ई क्रांति। तो देखिए उमंग आपका डी शासन पहल है, इनिशिएटिव है। डिजिलॉकर इनिशिएटिव है। ई क्रांति भी किसान से संबंधित है और ये आपका ई शासन पहल के अंतर्गत आता है। लेकिन ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, तो यहाँ पे इसका सही विकल्प हो जाएगा ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। कौन सा पेमेंट सिस्टम कई बैंक खातों को जोड़ने की अनुमति देता है? कौन सा पेमेंट सिस्टम? एटीएम, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस। तो देखिए यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम आपको कई खातों से जोड़ने की अनुमति देता है। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको कई पेमेंट सिस्टम, कई बैंक खातों से जोड़ने की अनुमति देता है। Who invented the World Wide Web? विश्वव्यापी वेब www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कमेंट में। इसका सही विकल्प क्या होगा? टिम बर्नर्स-ली। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। स्टीव जॉब्स आपके यूट्यूब वगैरह के लिए हैं। टिम बर्नर्स-ली यहाँ पे याद रखना है विश्वव्यापी वेब www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन भी टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड www इन 1989, तो ये आपको याद रखना है। .gov.in डोमेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? .gov.in गवर्नमेंट वेबसाइट, प्राइवेट साइट्स, एनजीओ साइट्स। तो .gov.in क्या है? गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं। क्या ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डोमेन है। What is कैप्चा यूज्ड फॉर? कैप्चा का उपयोग किस लिए किया है? जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें नीचे की तरफ आपको एक कोड आता है, वो कोड आपको फिल करना होता है टेक्स्ट बॉक्स में, के रूप में आएगा। ठीक है, तो इसको आपको फिल करना होता है टेक्स्ट बॉक्स में, ये होता है कैप्चा। तो कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज कैप्चा यूज्ड फॉर?
To encrypt data, to send email faster, to verify humans from bots, to download files. तो यहाँ पे सी इसका सही विकल्प रहेगा, to verify humans from bots। यानी कि बोट्स क्या होते हैं कि एआई द्वारा जनरेटेड या एआई द्वारा तैयार या कोई ऐसे फर्जी मोबाइल फोन जिनका उपयोग आर्टिफिशियल रूप से किसी व्यक्ति के रूप में, इंडिविजुअल रूप में किया जा रहा हो, वो एक बोट कहलाता है। तो यहाँ पे बोट्स की वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैप्चा का। कौन सा सरकारी ऐप नागरिकों को कई सेवाएं प्रदान करता है? फेसबुक तो भाई ऐप ही नहीं है सरकारी, पेटीएम, उमंग, गूगल पे। यहाँ ये दोनों पेमेंट ऐप हैं, यानी कि ई वॉलेट ऐप हैं, जबकि उमंग जो है एक सरकारी ऐप है जिसके द्वारा आपको विभिन्न सरकारी योजनाएं, विभिन्न सरकारी सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ सही विकल्प रहेगा सी, उमंग। इन डिजिटल पेमेंट क्यूआर स्टैंड्स फॉर, डिजिटल भुगतान में क्यूआर का अर्थ क्या है? तो क्यूआर का अर्थ होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स। एसएमटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसका उपयोग ईमेल को, ईमेल भेजे जाते हैं, ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है, ईमेल भेजने के लिए। ब्राउजिंग वेबसाइट्स, रिसीविंग ईमेल्स, सेंडिंग ईमेल्स, डाउनलोडिंग फाइल्स। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल्स भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? भाई आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? रेगुलर ट्रांजैक्शन गेटवे सिस्टम, रैपिड ट्रांसफर जनरल सर्विस, या रियल टाइम गवर्नमेंट सिस्टम, या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस के अंतर्गत 2 लाख से ऊपर का लेन देन किया जाता है। 2 लाख से अधिक का लेन देन करने के लिए आरटीजीएस का उपयोग करते हैं और ये इसका द्वारा तुरंत ही सेटलमेंट कर दिया जाता है। निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। ये तीनों सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। वहीं पे ट्विटर जो है वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। यहाँ पे आपको पहला विकल्प याद रखना है, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ईमेल में टू फील्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टू फील्ड, जब आप ईमेल भेजते हैं तो उसमें आपके सामने एक फील्ड खुलता है टू, जिसमें आप जिसको ईमेल भेजे जाना है उसका पता की ईमेल आईडी आप लिखते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद आता है सीसी और बीसीसी, में भी आप जिसे भेजना चाहते हैं उसकी का नाम, इसका ईमेल डालते हैं, और बीसीसी में भी ईमेल डालते हैं जिनको भेजा जाना है। ठीक है। बीसीसी में उस व्यक्ति का ईमेल डालते हैं जिसकी जानकारी इन दोनों को ना हो। तो ईमेल में टू फील्ड का उपयोग इसलिए करते हैं, मेन रिसीवर एड्रेस, फाइल अटैचमेंट, सीसी एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन। तो यहाँ पे मेन रिसीवर का एड्रेस यानी मुख्य प्राप्तकर्ता का पता डालने के लिए। व्हाट इज गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव क्या है? ब्राउजर, सोशल नेटवर्क, शॉपिंग साइट, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, एक सर्विस है कि क्लाउड स्टोरेज की सेवाएं प्राप्त होती। ई क्रांति प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, ई क्रांति परियोजना का संबंध किससे है? सोशल मीडिया, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ई गवर्नेंस। तो ई क्रांति परियोजना का संबंध है आपका एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर की ये किसके अंतर्गत आएगा? ई गवर्नेंस के अंतर्गत। तो अगर आप एग्रीकल्चर लगाते हैं तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, और ई गवर्नेंस लगाते हैं तो ये भी सही आंसर होगा। बट
इन दोनों में ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो है एग्रीकल्चर। किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? देखिए, जब आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके सामने पहला पेज जो होता है वो एक तरह से रहेगा जिसमें सभी पेजेस की डिटेल रहेगी और यहाँ पे अन्य पेजेस रहेंगे जो कि लिंक के रूप में रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको सबसे जो मुख्य है वो है होम पेज। तो इसमें किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? उसका होम पेज कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? हैकिंग, बुलिंग, डाउनलोडिंग, फिशिंग। बताइए कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो देखिए, हैकिंग क्या है? एक साइबर फ्रॉड है, साइबर अपराध है। बुलिंग क्या होता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर किसी को अभद्र बातचीत करना या गाली गलौज करना या भावनापूर्ण तरीके से परेशान करना बुलिंग कहलाता है। डाउनलोडिंग क्या है कि जस्ट आपको किसी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करना है या अपने फाइल या फोल्डर में या अपने फोन या सिस्टम में स्टोर करना, डाउनलोडिंग होता है। फिशिंग क्या है? किसी ईमेल के जरिए किसी का डेटा चोरी करना फिशिंग कहलाता है। तो हैकिंग, बुलिंग, फिशिंग ये तीनों ही आपके साइबर अपराध हैं, लेकिन डाउनलोडिंग इसी तरह का कोई साइबर अपराध नहीं है। ईमेल में बीसीसी का उपयोग किस लिए होता है? बीसीसी अभी आपको बताया था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, जिसका उपयोग आप किसी ऐसे व्यक्ति को ईमेल करने के लिए करते हैं जिसका पता सीसी या मेन रिसीवर को ना चले। उदाहरण के तौर पे अगर आपको किसी को लिखित शिकायत देनी है एसडीएम डीएम को, तो आप डीएम को आप कोडेड करेंगे बीसीसी में ताकि कि डीएम साहब तक भी ना पहुंच जाए, और यहाँ पे एसपी या किसी अन्य को जो उसके अधीनस्थ हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों को आप नीचे सीसी में भेजते हैं ताकि इन तक पहले सूचना पहुंचे और इनकी जानकारी भी आपके बीसीसी में डीएम, ये इन दोनों को पता नहीं चलेगा कि डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी। भीम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? एसबीआई, आरबीआई, गूगल, एनपीसीआई। तो यहाँ पे एनपीसीआई के द्वारा भीम ऐप विकसित किया गया है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है भीम ऐप। भीम का पूरा नाम बताएं कमेंट में। भारत इंटरफेस फॉर मनी, इंटरफेस फॉर मनी भीम हो गया। एंड इसके बाद कौन सी वेबसाइट व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए प्रसिद्ध है? अगर आपको बिजनेस नेटवर्किंग करना है तो कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है अगर आपको वेबसाइट नेटवर्किंग करना है तो आपको इस्तेमाल करना है लिंक्डइन, इसका लिंक्डइन का। इंस्टाग्राम तो सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में जाना जाता है। स्नैपचैट और यूट्यूब भी आपके इसी के सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि आप दूसरे व्यक्तियों तक अपने रील्स या कोई मैसेज को भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस? इनमें से कौन ईमेल सेवा का उदाहरण नहीं है? याहू मेल, टेलीग्राम, जीमेल, रेडिफ मेल। तो यहाँ पे देखिए, याहू मेल मेल सेवा प्रदाता है, टेलीग्राम, जीमेल और रेडिफ भी आपके ईमेल सर्विसेज, बट टेलीग्राम नॉट एन ईमेल सर्विसेज। टेलीग्राम ईमेल का सेवा का उदाहरण नहीं है। टेलीग्राम एक तरह से सोशल ऐप है जिससे आप लोगों से जुड़ते हैं चैनल्स के रूप में, सीधे सीधे मैसेजिंग ऐप के रूप में, चैटिंग ऐप के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना। एंड इसके बाद अगला प्रश्न आता है, .net से समाप्त वेबसाइट किसके लिए होती है?
पहले भी बताया, जितने भी डोमेन नेम हैं अगर वो .net से खत्म हो रहे हैं तो उनका ज्यादातर साइट्स जो होती है वो नेटवर्किंग साइट्स होती है। कौन सी साइट्स होती हैं? नेटवर्किंग। .edu जो होती है वो एजुकेशनल साइट्स होती है। एजुकेशनल से मतलब शैक्षिक संस्थानों के लिए। एंड .org क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, किसी भी संस्था के लिए जो कोई विशेष क्षेत्र में काम करता हो। एंड .com होती है कॉमर्शियल के लिए, यानी कि व्यवसायिक कार्यों के लिए। एंड इसके बाद है डॉट, आपका बचा क्या, कई सारे हैं। .mil है तो मिलिट्री के लिए, एजुकेशनल तो हो ही गया है, .org .com। एंड इसके बाद नेटवर्किंग हो ही गया। तो यहाँ पे आपको देना है नेटवर्किंग, तो वो क्या है? नेटवर्किंग के लिए। सो सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। एंड इसके बाद .gov.in होता है, वो होता है गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न है व्हाट इज स्पैम मेल? स्पैम मेल क्या होता है? स्पैम क्या होता है? अनवांटेड ईमेल्स जो आपके ईमेल अकाउंट्स में प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं होती है, कोई प्रचार करने के लिए या धोखाधड़ी से संबंधित कोई जो है आपको उसका प्रचार करना है या फिर प्रमोशन करना है किसी चीज का, तो भी आपको प्रमोशनल ईमेल्स आ जाते हैं। वो सभी क्या होते हैं? स्पैम मेल होते हैं। तो आप सीधा सीधा उत्तर देंगे कि अनवांटेड ईमेल, जिनकी हमने कोई चाहत नहीं रखी, वो ईमेल्स स्पैम मेल कहलाते हैं। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्नमेंट पेमेंट ऐप? निम्न में से कौन सा सरकारी भुगतान ऐप है? पेपाल, फोन पे, गूगल पे, भीम। तो ये तीनों ही आपके प्राइवेट संस्थाओं के ऐप, भुगतान ऐप हैं। लेकिन भीम ऐप क्या है? एक सरकारी भुगतान ऐप है। आगे प्रश्न है वाईफाई का अर्थ क्या है? वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, तो यहाँ पे वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। आगे प्रश्न पे आते हैं HTTPS का उद्देश्य क्या है? HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड S का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। तो सिक्योर इंटरनेट कनेक्शंस के लिए या सिक्योर वेब पेज ब्राउजिंग के लिए HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प क्या लगेगा? सिक्योर वेब कम्युनिकेशन। सिक्योर वेब कम्युनिकेशन इट इज यूज्ड HTTPS। आगे प्रश्न पे जाते हैं Which of these is a one or to many communication platform? निम्न में से कौन एक से कई संचार मंच हैं? टेलीग्राम, चैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल।